आज का जो डिग्री डिग्री फर्स्ट साइकोलॉजी के स्टूडेंट अभी हमें आप सुन रहे हैं, तो क्लास में जुड़े, जल्द से जल्द जुड़े। आज का जो टॉपिक है वो है मीनिंग एंड नेचर ऑफ परसेप्शन। प्रत्यक्षीकरण क्या है और इसका स्वरूप कैसा होता है, आज इस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। जो भी स्टूडेंट अभी हमें सुन पा रहे हैं, उनसे निवेदन है कि जो भी क्वेश्चन हो वो ऑन स्पॉट करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर देकर संतुष्ट करूं। प्रारंभ करते हैं क्लास। प्रत्यक्षीकरण एक संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रत्यक्ष उपस्थित उद्दीपन का तात्कालिक अर्थपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य है कि प्रत्यक्षीकरण एक ज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस है। लड़का हल्ला करोगे? किसी छात्र की नजर एक पुस्तक पर पड़ती है और उसे तात्कालिक ज्ञान होता है कि यह पुस्तक पढ़ने की वस्तु है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि प्रत्यक्षीकरण तात्कालिक ज्ञान प्राप्त कराता है, उसे हम प्रत्यक्षीकरण कहेंगे। जैसे कोई स्टूडेंट बुक्स को देखता है, तो बुक्स देखते ही उसके मन में यह ख्याल आता है कि यह बुक्स जो है वो पढ़ने के काम में आता है। दैट्स क्लियर। अतः किसी उद्दीपन से किसी ग्राहक या ज्ञानेंद्रिय के उत्तेजित होने पर जो अर्थपूर्ण ज्ञान होता है उस प्रक्रिया को प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। यानी कि ज्ञानेंद्रिय कितने होते हैं? 5 ज्ञानेंद्रिय होते हैं: आंख, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा। ये पांचों ज्ञानेंद्रिय, देखिए कुदरत ने कितना अच्छा बनाया, इस पांचों को इर्द गिर्द ही रखा। इन पांचों ज्ञानेंद्रियों में जो ज्ञानेंद्रिय एक्टिव होते हैं और वो तत्काल किसी चीज को देख करके उसे ज्ञान प्राप्त होता है और उसके मन में उसके प्रति जो जवाब आता है उसी जवाब को हम प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। याद रखना चाहिए कि ज्ञान अपने आप में प्रत्यक्षीकरण नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को उत्पन्न करने वाली मानसिक प्रक्रिया प्रत्यक्षीकरण है। ज्ञान अपने आप में प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, उस ज्ञान को उत्पन्न करने वाली मानसिक प्रक्रिया। मैंने पहले बताया कि प्रत्यक्षीकरण कंप्लीटली मेंटल प्रोसेस है। कहने का तात्पर्य है ज्ञान प्राप्त जिसके द्वारा होता है उसे हम प्रत्यक्षीकरण कहेंगे, न कि ज्ञान को प्रत्यक्षीकरण कहेंगे। बैरन एक मनोवैज्ञानिक है, 2003 में उन्होंने प्रत्यक्षीकरण से संबंधित स्टेटमेंट दिया कि प्रत्यक्षीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने संवेदी ग्राहकों से प्राप्त निवेश का चयन करते हैं, उसको संगठित करते हैं तथा उसकी व्याख्या करते हैं। कहने का तात्पर्य है संवेदी ग्राहक यानी कि रिसेप्टर। संवेदी ग्राहक को अंग्रेजी में रिसेप्टर कहा जाता है कि उससे जो वेव ब्रेन तक पहुंचता है, ब्रेन डिसाइड कर लेता है, ब्रेन तक पहुंच करके किसी वस्तु को हम देखते हैं, वातावरण में जो कुछ भी वस्तु है उसको हम देखते हैं और उसको देख करके हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, वही प्रत्यक्षीकरण है। ठीक है ना, कि ज्ञान प्रत्यक्षीकरण है। तो
अब हम चर्चा करेंगे प्रत्यक्षीकरण के स्वरूप के संबंध में। स्वरूप, और इसका स्वरूप तभी क्लियर होगा जब प्रत्यक्षीकरण की विशेषता हम जानेंगे। समझ में आ रहा है? प्रत्यक्षीकरण के स्वरूप के संबंध में भिन्न भिन्न प्रकार के दृष्टिकोण पाए जाते हैं, जिनमें कई तरह के विवाद भी है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिसके संबंध में सभी आधुनिक मनोवैज्ञानिक सहमत है। अतः प्रत्यक्षीकरण की विशेषताएं निम्नलिखित है, जिसमें नए मनोवैज्ञानिक सहमत है। और प्रत्यक्षीकरण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? अरे कौन है रे? कौन हल्ला कर रहा है? पहली विशेषता है प्रत्यक्षीकरण की, पहली विशेषता है ज्ञानात्मक प्रक्रिया, कॉग्निटिव प्रोसेस अंग्रेजी में इसको कहेंगे। ज्ञानात्मक प्रक्रिया को अंग्रेजी में कॉग्निटिव प्रोसेस कहेंगे। मनोवैज्ञानिक जिस मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं उसे 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा 3 भाग है उसको जान लीजिए। संज्ञानात्मक प्रक्रिया, भावात्मक प्रक्रिया तथा क्रियात्मक प्रक्रिया। संज्ञानात्मक प्रक्रिया, दूसरा हो गया भावात्मक प्रक्रिया, और तीसरा हो गया क्रियात्मक प्रक्रिया। कहने का तात्पर्य है संज्ञानात्मक में किसी भी वस्तु को हम देखते हैं, वातावरण में जो कुछ भी देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या होता है? कॉग्निशन होता है, संज्ञान होता है उस वस्तु विशेष के संबंध में। फिर दूसरा है भावात्मक प्रक्रिया, जो कंप्लीटली ये सब मेंटल प्रोसेस है, उसमें उसके प्रति, उस वस्तु, व्यक्ति, स्थान के प्रति हमें एक फीलिंग जगती है, ये क्या है, कैसा है। और तीसरा होता है क्रियात्मक प्रक्रिया, और तीसरा जो है जैसे ही फीलिंग जगी तो अपने फीलिंग को व्यक्त करते हैं, क्रिया के रूप में हम दिखाते हैं। तो प्रत्यक्षीकरण ज्ञानात्मक प्रक्रिया में 3 बातें मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है। पहला है संज्ञानात्मक प्रक्रिया, दूसरा है भावात्मक प्रक्रिया, और तीसरा है ज्ञानात्मक क्रियात्मक प्रक्रिया। दैट्स ऑल। अब तीनों जैसे ही किसी वस्तु को हम देखेंगे, ये तीनों प्रोसेस जो है, तीनों प्रोसेस निश्चित रूप से चलेगा। मैंने बताया कि पहला जो काम होता है कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि को देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या होता है? उस वस्तु, व्यक्ति, स्थान के प्रति एक संज्ञान उत्पन्न होता है, यानी कि कॉग्निशन होता है। फिर उस कॉग्निशन के आधार पर हमें भावात्मक क्रियाएं उत्पन्न होती है कि भाई ये किस तरह का सामान है, फीलिंग्स एक आती है, और फीलिंग्स के आधार पर हम क्रिया कर देते हैं। दैट्स ऑल। प्रत्यक्षीकरण की गणना संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत ही की जाती है। प्रत्यक्षीकरण की गणना, काउंटिंग, वो संज्ञानात्मक प्रक्रिया के आधार पर ही किया जाता है। दूसरा है जटिलता, कॉम्प्लेक्सिबिलिटी, जटिलता। कहने का तात्पर्य है कि इसकी एक विशेषता यह है कि यह एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। प्रत्यक्षीकरण सरल मानसिक प्रक्रिया नहीं है, एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। इसमें कई उप प्रक्रियाएं शामिल है, जैसे ग्राहक को रिसेप्टर कहते हैं, एकीकरण, एकत्र करना, भावात्मक प्रक्रिया, फीलिंग्स प्रोसेस आदि। एक फल या दूसरी वस्तु की प्रत्यक्षीकरण में ये सभी प्रक्रियाएं निहित होती है। किसी वस्तु का हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं, उपरोक्त जो प्रक्रियाएं मैंने बताया वो सब उसमें निहित होता है, तब हम उसके आधार पर कहते हैं कि यह फलाना वस्तु है या फिर यह कोई फल है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट, तीसरा है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। प्रत्यक्षीकरण का एक सबसे बड़ा पहचान होता है कि प्रत्यक्षीकरण एज ए होल होता है, एज ए होल, न कि सिंगल होता है। एज ए होल में प्रत्यक्षीकरण दिखता है। किसी व्यक्ति, वस्तु आदि को हम देखते हैं
तो किसी व्यक्ति को ही सपोज दैट कि किसी व्यक्ति को हम देखते हैं, तो किसी व्यक्ति को जब हम देखते हैं तब उसका आंख देखते हैं कि कान देखते हैं, नाक देखते हैं, मुंह देखते हैं, हाथ देखते हैं, तब कहते हैं कि वो व्यक्ति है। सबसे पहले हम उस व्यक्ति को देखते हैं। तो आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा जो भी है, हाथ पैर, वो सब एक साथ एज ए होल संगठित रूप में देखते हैं और तब कहते हैं कि ये फलाना व्यक्ति है। दैट्स ऑल। तो संगठित होता है। जैसे किसी फूल की भिन्न भिन्न पंखुड़ियों का ज्ञान अलग अलग नहीं होता है, बल्कि एक ही साथ एक फूल के रूप में होता है। मैंने दो दो उदाहरण दिया। एक कि किसी व्यक्ति को हम देखते हैं तो एज ए होल देखते हैं, न कि अलग अलग पार्ट में। उसी तरह से एक फूल का हम निरीक्षण करते हैं, प्रत्यक्षीकरण करते हैं, तो फूल की पंखुड़ी, एक एक पंखुड़ी को नहीं देखते हैं, एक फूल को देखते हैं और तब हम कहते हैं कि ये गुलाब का फूल है या यह गेंदा का फूल है, आदि आदि। दैट्स क्लियर। चौथा पॉइंट है आकार तथा पृष्ठभूमि। यह काफी इंपॉर्टेंट है प्रत्यक्षीकरण के लिए। आकार तथा पृष्ठभूमि, अंग्रेजी में इसको फिगर एंड बैकग्राउंड कहा जाता है। वस्तु के प्रत्यक्षीकरण में आकार तथा पृष्ठभूमि की विशेषता भी पाई जाती है। प्रत्यक्षीकरण का क्षेत्र दो भागों में विभाजित होता है, जिन्हें आकार तथा पृष्ठभूमि कहते हैं। प्रत्यक्षीकरण का क्षेत्र जो है वो दो भागों में डिवाइड होता है। पहला होता है आकार और दूसरा होता है पृष्ठभूमि। आकार का प्रत्यक्षीकरण होता है और पृष्ठभूमि उसमें मदद करती है। आकार कभी भी आकार का ही प्रत्यक्षीकरण होता है, पृष्ठभूमि का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है। जैसे आप व्हाइट बोर्ड को देखते हैं तो व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं कि और कहते हैं कि भाई इस पर क्या लिखा हुआ है, तो सपोज दैट कि व्हाइट बोर्ड पर वेलकम लिखा हुआ है। तो आपसे यदि हम पूछेंगे कि व्हाइट बोर्ड पर क्या दिख, ये इधर देखिए क्या है, तो कहिए सीधा व्हाइट बोर्ड नहीं कह करके सीधा कहेंगे कि वेलकम सर, वेलकम लिखा हुआ है। तो क्या प्रत्यक्षीकरण किसका हुआ? आकार का। और पृष्ठभूमि, वहां पर प्रत्यक्षीकरण पूरे व्हाइट बोर्ड है उसके संबंध में आपने कोई जवाब नहीं दिया। इसका क्या अर्थ है कि जब तक पृष्ठभूमि नहीं होगा तब तक आकार उस पर आएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? कहने का तात्पर्य है कि आकार प्रत्यक्षीकरण में पृष्ठभूमि प्रत्यक्षीकरण में मदद करती है। और प्रत्यक्षीकरण किसका होता है? आकार का। उदाहरण मैंने दिया कि व्हाइट बोर्ड पे वेलकम लिखा हुआ है तो वेलकम दिखेगा, व्हाइट बोर्ड नहीं दिखेगा। और जब तक व्हाइट बोर्ड नहीं रहेगा तो वेलकम लिखाएगा कहाँ? इसलिए आकार का मदद पृष्ठभूमि करता है। इसका एक उदाहरण है रूबीन की सुराही। रूबीन महोदय ने 1915 ईस्वी में आकार और पृष्ठभूमि का के संबंध में एक चित्र का निर्माण किया था। और उस चित्र अभी तो पॉसिबल नहीं है दिखाना, लेकिन हम इस तरह से बताते हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो उन्होंने एक सुराही ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पे बनाया और सुराही इस रूप में बनाया कि कभी आकार को आप देखते तो उसमें दो व्यक्ति आमने सामने दिखता, और कभी पृष्ठभूमि की तरफ आपका ध्यान जाता तो पता चलता है कि एक सुराही है, वो पूरे एक सुराही है। और आकार के रूप में देखते हैं तो पता चलता है कि दोनों दो व्यक्ति आमने सामने खड़ा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है कि आकार और पृष्ठभूमि का गहरा संबंध है प्रत्यक्षीकरण को जानने में। तो रूबीन महोदय ने कहा कि आकार तथा पृष्ठभूमि के संबंध में काफी अध्ययन किया और देखा कि वस्तु के प्रत्यक्षीकरण में दोनों आवश्यक रूप से पाए जाते हैं। मैंने पहले ही बताया कि आकार और पृष्ठभूमि यदि नहीं हो तो प्रत्यक्षीकरण व्यक्ति में होगा ही नहीं। पांचवा पॉइंट है चयनात्मक स्वरूप। कौन है रे? चयनात्मक स्वरूप, सिलेक्टिव नेचर। वस्तु के प्रत्यक्षीकरण में चयनात्मक होने की विशेषता पाई जाती है।
वस्तु के प्रत्यक्षीकरण में चयनात्मक की विशेषता पाई जाती है। व्यक्ति सभी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण एक साथ नहीं कर सकता है, अतः प्रत्यक्षीकरण चयनात्मक स्वरूप का होता है। यानी कि परसेप्शन जो होता है वो सिलेक्टिव होता है। अब एक उदाहरण मैं लेता हूं कि यदि आप किसी कॉस्मेटिक के दुकान पे जाते हैं और कॉस्मेटिक के दुकान पे आपको लेना रहता है कान की बाली, या फिर आपको लेना रहता है कोई फेयर एंड लवली क्रीम, तो आप उस दुकान पे जाते हैं तो आपका नजर कहाँ जाता है? कान की बाली पे या फेयर एंड लवली पे। क्यों? और जबकि उस दुकान में बहुत सारा सामान होता है, लेकिन आपका ध्यान कहाँ जाता है? केवल कान की बाली पे। क्यों? क्योंकि पहले से आप सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमको फलाना वस्तु लेना है, और तब जाकर के आपका सीधा ध्यान जाता है वहां। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि किसी किसी वस्तु में इतनी शाइनिंग होती है कि ऑटोमेटिकली आपको वो अपने ओर आकर्षित करता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति वहां पर भी सिलेक्ट कर लेता है, वस्तु में आकर्षण हो तब। तो प्रत्यक्षीकरण कभी भी होता है तो वो चयनात्मक स्वरूप का होता है, सिलेक्टिव होता है। कहीं भी किसी भी स्थिति में कोई भी काम करते हैं, और जैसे सपोज डेट कि पर डे आप कपड़ा पहनते हैं, तो हम आपसे पूछ देंगे भाई कौन सा कपड़ा पहने हुए हैं, तो आप कहेंगे शर्ट पैंट पहने हुए हैं, या फिर कहेंगे कि भाई कुर्ती सलवार पहने हुए हैं। और शर्ट पैंट या कुर्ती सलवार जो भी है वो आप एट ए टाइम बोल देंगे। जैसे ही पूछ देंगे कि आपके शर्ट में कितने बटन है, तो आपका ध्यान नहीं जाएगा। ध्यान जाएगा भी तो 2 मिनट रुक जाएंगे, उस बटन को काउंट करने लगेंगे। दैट मीन्स कि सिलेक्टिव अटेंशन, सिलेक्टेड जो होता है, तो प्रत्यक्षीकरण में यह गुण पाया जाता है। यदि हम आपको कह दिए कौन सा कपड़ा पहने हुए हैं, तो उसी समय आप सेलेक्ट कर लेते हैं कि भाई शर्ट पहने हुए हैं तो ये ग्रीन कलर का है। लेकिन हम कह देंगे कि भाई ग्रीन कलर का है, इसके बाजू पर कुछ लिखा हुआ है, तो ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही हम कहेंगे बाजू पर, तो सिलेक्ट हो जाएगा, आप बाजू की तरफ देखेंगे, जैसे ही पता चलेगा हाँ है लिखा हुआ है। तो होता क्या है कि नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आप जाएं, कपड़ा पहनेंगे, कुछ भी करेंगे, तो उसको ध्यान में रखेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे कि कहीं कोई क्वेश्चन कर दिया तो हम उसका जवाब एट ए टाइम दे देंगे। दैट मीन्स कि वो पहले से सिलेक्ट आप करके रखते हैं। तो प्रत्यक्षीकरण की एक विशेषता है सिलेक्टिविटी या फिर चयनात्मक। तो प्रत्यक्षीकरण चयनात्मक स्वरूप का होता है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट है स्थिरता, कॉन्स्टेंसी। अंग्रेजी में कॉन्स्टेंसी कहेंगे और हिंदी में स्थिरता। प्रत्यक्षीकरण जो होता है स्थिर होता है। अब वस्तु के प्रत्यक्षीकरण में स्थिरता की विशेषता पाई जाती है। वस्तु में परिवर्तन होने पर उसकी अक्षिपटलीय प्रतिमा में भी परिवर्तन हो जाता है, परंतु वस्तु के प्रत्यक्षीकरण में परिवर्तन एक खास सीमा तक नहीं हो पाता है। इसी विशेषता को स्थिरता कहते हैं। समझ में आया कि प्रत्यक्षीकरण का जो स्वरूप होता है वो स्थिर होता है। सातवां पॉइंट है, सातवां और अंतिम पॉइंट कहिए, पूर्ण तथा अंश। पूर्ण तथा अंश, होल वर्सेस पार्ट। प्रत्यक्षीकरण कभी संपूर्ण रूप में दिखता है, कभी अंश के रूप में दिखता है। तो होल वर्सेस पार्ट। वस्तु के प्रत्यक्षीकरण में समग्रता का लक्षण देखा जाता है। इस संबंध में यह याद रखना चाहिए कि यह संगठन वस्तु के भिन्न भिन्न अंशों का समग्र रूप है। इसमें कुछ ऐसी विशेषता पाई जाती है जो वस्तु के किसी भी अंश में नहीं पाई जाती है। इसीलिए गेस्टाल्ट वादियों ने कहा है कि प्रत्यक्षीकरण में संपूर्णता अपने अंशों का मात्र योगफल नहीं है। प्रत्यक्षीकरण का निर्माण किसने किया था? गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक में कौन कौन आते हैं? कोहलर, कोफका तथा वर्दाइमर। वर्दाइमर जो थे वो हेड थे, और कोहलर कोफका उनके शिष्य थे। तीनों ने मिल करके परसेप्शन
पर एक कॉन्सेप्ट दिया, परसेप्शन की खोज की और उसके बारे में विस्तार से चर्चा किया। ठीक है, निष्कर्ष पर आते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्षीकरण के उपरोक्त कई विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं के आधार पर इसके स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। प्रत्यक्षीकरण एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। आशा है कि आप लोगों को बहुत हद तक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में फिर इसके अगले जो टॉपिक होंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद हमें सुनने के लिए।